बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब्जेक्ट है CS 610 कंप्यूटर नेटवर्क्स और रिकमेंडेड बुक जो हम यूज़ कर रहे हैं वो है कंप्यूटर नेटवर्क्स एंड इंटरनेट 5th एडिशन। आज हमारा लेक्चर नंबर 30 है। तो आज के जो लेक्चर का टॉपिक है ये वाले आप देख लीजिएगा। तो चलें जी लेक्चर स्टार्ट करते हैं। रिकमेंडेड बुक की अगर बात करें तो वो है कंप्यूटर नेटवर्क्स एंड इंटरनेट 5th एडिशन, और अगर चैप्टर नंबर की बात करें तो 22 और इसका पेज नंबर 370 है। तो आप ये बुक डाउनलोड कर लीजिएगा और इसको लाजमी स्टडी कीजिएगा, क्योंकि इस पे इस लेक्चर की बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन की हुई है। इसी तरह ये जो कंप्लीट लेक्चर है आपके बहुत अच्छी तरह से इस पे एक्सप्लेनेशन की हुई है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप वो बुक डाउनलोड करके लाजमी स्टडी कीजिए। तो चलें जी लेक्चर स्टार्ट करते हैं। पिछले लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 22 को स्टार्ट किया था और इस लेक्चर में भी हम उसको कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे जो पहला टॉपिक है या यहाँ पे पेज नंबर भी मेंशन है 366, और चैप्टर नंबर की बात करें तो चैप्टर नंबर 22 और इसका जो नेम है वो है डाटाग्राम फॉरवर्डिंग। अब यहाँ पे ये वाला फिगर जो है ना आपको 22 फिगर मिलेगा, ये है फील्ड इन दी IP वर्जन 4। अब आपको ये वाला जो फॉर्मेट है ये किस तरह से एग्जाम में आ सकता है, आपको ये कंप्लीट तो नहीं आएगा तो कैसे आएगा, इसमें 2-3 चीज़ें मिसिंग होंगी और बाकी जो होंगे वो फिल होंगी। तो कैसे, जस्ट एग्जांपल के तौर पे वो क्या करेगा कि आपको ये वाली चीज़ मिसिंग कर देगा, यानी ये ब्लैंक छोड़ देगा और कहेगा कि इसको फिल इन द ब्लैंक करें। इसी तरह एक ये चीज़ मतलब इसको छोड़ देगा, और इसी तरह इधर से कोई भी चीज़ छोड़ देगा। जैसे अगर इसको छोड़ देता है तो 3-4 जो ऑप्शन है वो छोड़ देगा और बाकी जो होगा उसमें फिल करके आपको दिए होंगे। तो इस तरह करके आपको लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है, और शॉर्ट क्वेश्चन में तो सिंपल सी बात है ये आ ही सकता है। तो शॉर्ट क्वेश्चन में जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो MCQs के लिहाज से इंपॉर्टेंट है वो है वर्जन। तो वर्जन की बात करें तो ये वर्जन जो होगा ये 4 होगा। आपको पता है कि हम IPv वर्जन 4 पढ़ रहे हैं। अब सेकंड नंबर पे हेडर लेंथ। हेडर लेंथ की बात करें तो इसका मतलब है कि हेडर की कितनी लेंथ है, ये 4 बिट की होगी, और अगर कोई ऑप्शन इसमें प्रेजेंट नहीं है तो जो वैल्यू होगी 5 होगी। अब यहाँ पे अगर पीछे देखें तो यहाँ पे इसकी बात की जा रही है हेडर लेंथ, और अगर इसका मतलब है कि ये वाले ऑप्शन है, अगर ये वाले नहीं होंगे तो इसका मतलब है जो इसकी वैल्यू होगी वो 5 होगी, और अदरवाइज अगर जो ऑप्शन होगा ना तो फिर उसके हिसाब से वैल्यू चेंज होती जाएगी। अब अगर सर्विस टाइप की बात करें तो ये इसको डिटेल से ना चैप्टर नंबर 28 में एक्सप्लेन किया गया है, लेकिन आपको जो MCQs के हवाले से आ सकता है वो आपको ये वाली शो चीज़ की हुई है कि ये ना शो सेंडर प्रेफरेंस फॉर लो लेटेंसी, यानी कि जो सेंडर है उसके लिए लो लेटेंसी को शो करता है, और इसी तरह हाई रिलायबिलिटी को भी शो करता है, जो कि बहुत ही कम यूज़ की जाती है। अब टोटल लेंथ की बात करें तो यहाँ पे 16 बिट वैल्यू होती है, और ये टोटल लेंथ बताती है कि कौन कौन सी जो हेडर होता है उसकी भी, और साथ में जो डाटा होता है। तो यहाँ पे अगर देखें बैक में, यहाँ पे ये टोटल लेंथ है ना, ये कंप्लीट बता रहा होता है कि जो पूरा फॉर्मेट है ना इसमें कितनी लेंथ है, यानी कि इसकी हेडर की भी लेंथ बता रहा होता है, और साथ में जो होता है वो डाटा वगैरह की भी लेंथ बता रहा होता है। नेक्स्ट है आइडेंटिफिकेशन। तो ये भी 16 बिट वैल्यू होती है, और ये किस लिए यूज़ करी होती है कि जो पार्ट्स आ रहे होते हैं ना फ्रेगमेंटेड के, तो उनको इकट्ठा करने के लिए यानी रीसेंबल करने के लिए यूज़ किया जाता है। और ये वैल्यू जो है ना ये यहाँ पे शो की जाती है। यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन में बताया जाता है कि कौन से पार्ट्स कितने बनाए गए और उनको कैसे रीसेंबल करना है। फ्लैग्स की बात करें या फ्रेगमेंटेशन की बात करें तो दोनों जो होते हैं ना ये फ्रेगमेंटेशन के हिसाब से होते हैं। ये टॉपिक इसी लेक्चर में आगे चल के आएगा, तो वहाँ पे इसको डिटेल से स्टडी कर लेंगे। उनकी जो वैल्यू होगी ना ये फ्लैग में, और इसी तरह फ्रेगमेंटेशन ऑफसेट में वहाँ पे इसकी वैल्यू आएंगी। अब अगर टाइम टू लिव की बात करें तो जस्ट सपोज के कंप्यूटर है उसमें दूसरे कंप्यूटर को कोई भी डाटा सेंड करना है, तो इनके दरमियान काफ़ी सारे राउटर आ सकते हैं। मैंने सिंपलिसिटी के लिए बाकी चीज़ों को इग्नोर कर दिया, सिर्फ राउटर को ही शो किया है। अब जस्ट सपोज कि ये दो कंप्यूटर इस तरह से आपस में कनेक्टेड हैं, ये जब कोई भी मैसेज सेंड करेगा ना तो क्या करेगा कि एक टाइमर होगा, ये उसको लगा देगा, सेट कर देगा। अब इस कंप्यूटर ने जो डाटा सेंड किया ना तो उसके अंदर ये वाला जो टाइमर है ना ये सेट है। अब ये क्या होगा कि जैसे ही राउटर 1 पे जाएगा ना तो वहाँ पे वैल्यू जो वो डिक्रीमेंटेड होती जाती है। तो यहाँ पे मैंने अपने पास एक वैल्यू जस्ट सपोज कर लिया, कंप्यूटर जो होता है वो अपने हिसाब से खास सीक्वेंस से सेट करता है। अब जैसे ही नेक्स्ट राउटर पे जाती है तो क्या जो वैल्यू होती है ना वो डिक्रीमेंट होती जाती है, और हर राउटर के साथ साथ वो डिक्रीमेंटेड होती जाती है। अब जस्ट सपोज कि ये डाटाग्राम ऐसे कुछ जा रहा था और यहाँ पे आके ना क्या था कि ये जो वैल्यू थी ना ये 0 हो गई। तो इस राउटर पे जब ये 0 हो जाती है ना वैल्यू, तो क्या कहता है ये वाला जो राउटर है ना यहाँ से एक एरर मैसेज है उसे ICMP मैसेज कहते हैं, यहाँ से प्रिपेयर करके इस कंप्यूटर को वापस सेंड कर देगा। और जो एरर मैसेज आएगा इसी राउटर के थ्रू जाएगा, पहले राउटर 2 को जाएगा, फिर ये 1 को जाएगा, फिर 1 जो है ना वो कंप्यूटर 1 को रिपोर्ट बैक कर देगा। अब ये वैल्यू सेट करके दोबारा से मैसेज को सेंड कर देगा। अब यहाँ पे जो कंप्यूटर ये नेटवर्क से होते 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 अगर तो फाइनल टाइम तक पहुंच जाता है, यानी जैसे ही ये जाएगा ना इस तक, तो वैल्यू जो है ना वो 1 वो डिक्रीमेंट हो जाएगी, इसके बाद फिर 1 डिक्रीमेंट हो जाएगी, और इसी तरह करते करते अगर ये फाइनल तक पहुंच जाए तो ठीक है। अदरवाइज क्या करता है कि जब ये 0 वैल्यू पहुंचे, अगर यहाँ पे 0 वैल्यू हो जाती है तो यहाँ पे इसको एरर मैसेज फिर से सेंड कर दिया जाएगा। और अगर जस्ट सपोज किया कि वैल्यू 0 नहीं होती और जो डाटाग्राम है वो यहाँ पे यानी कि जो डाटा उसने सेंड किया है वो यहाँ पे पहुंच जाता है, तो यहाँ पे फिर एरर मैसेज कोई भी नहीं जाएगा, और जहाँ पे ये मैसेज है ना कंप्यूटर तो उसको जस्ट रीड कर लेगा। अब अगर टाइप की बात करें तो टाइप में क्या होता है, ये भी 8 बिट फील्ड होती है, और ये स्पेसिफाई करती है कि जो पेलोड है वो किस तरह का है, TCP है या UDP है। तो ये हमने पिछले लेक्चर में जस्ट इनके नेम पढ़े थे, तो आगे जो इनकी डिटेल आएगी आगे चल के आएगी, जस्ट नेम याद रख लें TCP या UDP। अब नेक्स्ट जो है वो हेडर चेकसम। तो हेडर चेकसम की बात करें तो MCQs के लिहाज से उसकी जो आपने डेफिनेशन याद करनी है तो ये करनी है कि शोज 1 कम्प्लीमेंट ऑफ 1 कम्प्लीमेंट सम। तो यही चीज़ आपको MCQs में सेम एज इट इज आ सकते हैं, आपने यही चीज़ माइंड में रखनी है। अब यहाँ पे सोर्स IP एड्रेस की बात करें तो सिंपल से इसमें सोर्स जो होगा ना जो सेंडिंग होगा उसका IP एड्रेस होगा, और डेस्टिनेशन में जिसको सेंड किया गया ना डाटाग्राम तो उसका IP एड्रेस होगा।
अब यहाँ पे आईपी ऑप्शन अगर कोई होंगे तो यहाँ पे उनकी वैल्यू आएगी, अगर नहीं है तो यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं आएगी। और अगर आईपी कोई ऑप्शन होगा तो यहाँ पे पैडिंग की वैल्यू आएगी, और अगर ये दोनों आईपी ऑप्शन नहीं होगा तो पैडिंग की वैल्यू भी कोई नहीं आएगा। और यहाँ पे जो होगा बिगनिंग ऑफ पेलोड यानी डाटा जो होगा वो यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे यही उन्होंने डिटेल आपको शो की होगी, तो आप इनको देख लीजिएगा। मैंने इनको डिटेल से एक्सप्लेन कर दिया है। अब यहाँ पे ये जो चीज़ है ये आपको एमसीक्यूज में आ सकती है कि जब डाटाग्राम डिस्कार्डेड व्हेन टीटीएल इज जीरो, यानी कि जब टाइम टू लीव है ना वो जीरो हो जाता है ना, तो डाटाग्राम जिस भी राउटर पे होगा वो उसको क्या करेगा, डिस्कार्ड कर देगा। और टाइप की बात करें तो ये भी आपको एमसीक्यूज वगैरह में आ सकते हैं। तो दो होते हैं, टीसीपी और यूडीपी, इन दोनों में से कोई एक फॉर्मेट को यूज़ कर रहा होगा। अब आईपी डाटाग्राम ऑप्शन की बात हो रही है, तो जो हमने देखा था ना सेवरल ऑप्शन है वो ऐड किया जा सकते हैं आईपी हेडर में। तो जो ऑप्शन होंगे रिकॉर्ड रूट हो सकता है, सोर्स रूट हो सकता है, और इसी तरह टाइम स्टैम्प हो सकता है। तो ये कहाँ पे बात की जा रही है, तो ये जो ऑप्शन होते हैं यहाँ पे मेंशन किए जाते हैं। अब अगर कोई ऑप्शन नहीं है तो हेडर लेंथ जो होगी ना वो 5 सेट कर दी जाएगी, और जो डाटाग्राम होगा ना वो इमीडिएटली डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस के बाद स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे ये बात की जा रही है कि अगर कोई भी आईपी ऑप्शन नहीं है तो ये वाली जो चीज़ें हैं ना ये स्किप हो जाएंगी, ये नहीं आएंगी। और यहाँ पे जो होगी हेडर लेंथ की वैल्यू यहाँ पे 5 होगी, और जब ये 5 हो गए ना तो इसका मतलब कोई भी आईपी ऑप्शन नहीं है और ना ही पैडिंग है। और यहाँ पे जो आईपी एड्रेस है ना उसके फौरन बाद यहाँ पे जो डाटा है ना वो स्टार्ट हो जाएगा, यानी ये वाली चीज़ है ना ये नहीं आएगी। अब यहाँ पे फिर से बात की जाए, ऑप्शन जो किए जाते हैं ना एट डेस्टिनेशन एड्रेस के दरमियान आ रहे होते हैं, तो उनको मल्टीपल ऑफ 32 बिट्स किया जाता है, यानी मल्टीपल 32, 64, इस तरह 96 और इस तरह 128, इस तरह करके मल्टीपल आएगा। जो भी डाटा वैल्यू आएगी ना वो 32 बिट के मल्टीपल में आएगी। अब जो नेक्स्ट एमसीक्यूज के वाले से आ सकती है वो आपको आ सकते हैं कि जो 96 बिट ऑफ ऑप्शन होता है ना, यानी कि जब 96 बिट ऑप्शन होते हैं तो उसमें जो हेडर लेंथ है ना वैल्यू जो होगी उसकी 8 बिट होगी। अब यहाँ पे हमने अभी देखा था कि जब वैल्यू 5 होगी ना तो इसका मतलब कोई भी ऑप्शन ऐड नहीं है, और जब वैल्यू 8 होगी ना तो इसका मतलब है कि उसमें 96 बिट ऑफ ऑप्शन होंगे। अब ये दोनों चीज़ें आपको एमसीक्यूज में आएगी। जब हेडर लेंथ वैल्यू 5 होगी तो फिर क्या होगा, उसका मतलब कोई ऑप्शन नहीं प्रेजेंट होगा। अगर जब हेडर लेंथ होगी वो वैल्यू 8 होगी तो इसका मतलब है कि वहाँ पे जो ऑप्शन है ना उनकी जो वैल्यू है वो 96 बिट ऑफ ऑप्शन है। अब नेक्स्ट टॉपिक है वो है इनकैप्सुलेशन। तो ये हमने ये टॉपिक पिछले लेक्चर में भी स्टडी किया था। तो अब ये इनकैप्सुलेशन का मकसद होता है कि जब डाटाग्राम सेंड किया जाता है किसी भी डिफरेंट फिजिकल नेटवर्क में, तो ये कैसे अंडरस्टैंड किया जाएगा, यानी कि जो नेटवर्क्स होते हैं वो तो डिफरेंट होते हैं, किसी का फॉर्मेट कोई होता है, किसी का फॉर्मेट कोई होता है, तो वो कैसे इनको अंडरस्टैंड करेगा। यानी जस्ट सपोज किया कि एक यहाँ पे नेटवर्क, ये यहाँ पे जो फॉर्मेट यूज़ कर रहा है वो कोई और है, इसी तरह एक और नेटवर्क है यहाँ पे ये फॉर्मेट यूज़ कर रहा है ये कोई और है। जस्ट सपोज के सिंप्लिसिटी के लिए हम इस फॉर्मेट का नाम 1 दे देते हैं और इसको हम फॉर्मेट 2 का नाम दे देते हैं। अब ये जो डाटाग्राम सेंड करेगा यहाँ पे जब आएगा तो यहाँ पे इसको कैसे रीड आउट करेगा, इसको तो अंडरस्टैंड ही नहीं करेगा। इसका जो फॉर्मेट है वो 1 है, इसका फॉर्मेट 2 है, तो यहाँ पे जो इशू आएगा वो इसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकेगा। अब इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए क्या करता है कि नेटवर्क इंटरफेस जो लेयर होती है ना वो क्या करती है, आईपी डाटाग्राम यानी इस वाली चीज़ को इनकैप्सुलेट कर देती है। और किस में इनकैप्सुलेट कर रही होती है, यानी उसको हाइड कर रही होती है, वो हार्डवेयर फ्रेमवेयर में कर रही होती है। अब ये हार्डवेयर फ्रेम होता है ना ये हर नेटवर्क को अंडरस्टैंड कर सकता है। जो आईपी डाटाग्राम है इसका फॉर्मेट डिफरेंट भी है तो कोई इशू नहीं है, क्या कहता है कि इसको इसके अंदर हाइड कर देता है। अब जो हार्डवेयर फ्रेम होता है ना वो क्या कहता है कि इग्नोर आईपी डाटाग्राम फॉर्मेट। अब इसका कोई भी फॉर्मेट हो क्या कहता है, जो हार्डवेयर फ्रेम होता है ना इसको इग्नोर कर देता है और उसको अपने अंदर हाइड करके आगे ट्रांसफर करता जाता है। अब जब इनकैप्सुलेशन में आईपी जो डाटाग्राम है वो फ्रेम में हाइड कर दिया जाता है तो उसमें कुछ इशू भी आते हैं। अब कैसे पता चलेगा जो डाटाग्राम आ रहा है वो आईपी डाटाग्राम है या एआरपी मैसेज है या सिंपल फ्रेम है। अब उसके लिए क्या होता है कि एक ही ऑप्शन होता है, तो इसके अंदर जो वैल्यू होते हैं ना उससे पता चलता है कि ये जो फ्रेम आया ये आईपी डाटाग्राम है या एआरपी मैसेज या सिंपल फ्रेम है। तो फ्रेम टाइप से पता चलता है कि ये कौन सी चीज़ आई है। अब अगर एग्जांपल की बात करें तो ईथरनेट जो होता है ना यूज़ कर रहा होता है, तो जब भी ये कोई डाटाग्राम सेंड कर रहा होता है ना यानी फ्रेम सेंड कर रहा होता है तो उसमें जब वैल्यू होगी ना ये वाली वैल्यू की, ये हेक्साडेसिमल वैल्यू, तो अगर ये वाली वैल्यू ना तो इसका मतलब है कि ये आईपी डाटाग्राम इसके अंदर है। इसी तरह एआरपी के लिए अलग वैल्यू होगी और इस तरह जो ये आईपी डाटाग्राम के लिए ये वाली वैल्यू यूज़ की जाएगी। अब यहाँ पे इनकैप्सुलेशन कैसी होगी, जैसे ये है ना आईपी डाटाग्राम है तो यहाँ पे ये वाला था। अब यहाँ पे इसका आईपी हेडर होगा यानी जिसमें डिटेल होगी, सेंडिंग इन्फॉर्मेशन, इसी तरह रिसीविंग इन्फॉर्मेशन वगैरह, और यहाँ पे इसका जो एक्चुअल डाटा होता है। अब यहाँ पे ये जो कंप्लीट है ना आईपी डाटाग्राम इसको क्या किया जाता है, जो हार्डवेयर फ्रेम होता है ना उसके अंदर इनकैप्सुलेट यानी हाइड कर दिया जाता है। अब यहाँ पे ये जो फ्रेम पेलोड है ना इसके अंदर आएगा, यहाँ पे ये वाला कंप्लीट है ना यहाँ तक जो है ना यहाँ पे इसके अंदर आ जाएगा, और आगे जो होगी ना फ्रेम हेडर होगी। अब नेक्स्ट टॉपिक है इनकैप्सुलेशन अक्रॉस मल्टीपल हॉप्स। अब इसको एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं, आपको इजीली समझ आ जाएगी। तो यहाँ पे एग्जांपल की बात करें तो जस्ट सपोज के एक कंप्यूटर है ना उसने इस कंप्यूटर को सेंड करना है कोई भी डाटा। अब यहाँ पे जो डाटाग्राम है यहाँ तक है, और तो यहाँ पे इसका जो आईपी हेडर है। अब यहाँ पे जो डाटाग्राम होगा ना वो इनकैप्सुलेट कर दिया जाएगा यानी हाइड कर हार्डवेयर फ्रेम के अंदर। अब यहाँ पे जो नेटवर्क है ना जस्ट सपोज के कि ये जो है ना ये ईथरनेट नेटवर्क है, तो इसके हिसाब से जो इसका फॉर्मेट है वो सेट कर दिया जाएगा हार्डवेयर का। अब यहाँ पे जो हेडर इन्फॉर्मेशन है ना, हेडर इन्फॉर्मेशन में जो सोर्स आ जाएगा वो ये वाला नेट आ जाएगा।
और जो डेस्टिनेशन आ जाएगा वो ये वाला नेट आ जाएगा। जो एक्चुअल सोर्स होस्ट और इस तरह डेस्टिनेशन होस्ट है वो यहाँ पे इस वाली वैल्यू यहाँ पे होगा। अब यहाँ पे जो डाटाग्राम है, जब ये राउटर 1 पे आएगा तो राउटर 1 क्या करेगा, जो हेडर इन्फॉर्मेशन है उसको रिमूव कर देगा, यानी उसको डीकैप्सुलेट कर देगा। अब उसको रिमूव करने के बाद वो चेक करेगा कि कौन से नेटवर्क का है। तो यहाँ पे जब वो नेटवर्क 2 का है ना, तो यहाँ पे क्या करेगा, नेटवर्क 2 फिर से इसमें हेडर इन्फॉर्मेशन ऐड कर दी जाएगी। अब जस्ट उसके पिछला जो था वो इथरनेट था और ये वाला वाईफाई नेटवर्क है, तो अब ये जो हेडर होगा ये वाईफाई नेटवर्क के हिसाब से बन जाएगा और यहाँ पे जो ओरिजिनल है वो बिल्कुल वैसे का वैसे ही रहेगा। अब यहाँ पे राउटर 2 पे आ जाएगा, तो राउटर 2 है उसे फिर से क्या करेगा, इनकैप्सुलेशन से खत्म करके जो हेडर आया था ना यहाँ पे उसकी वैल्यू खत्म कर देगा। रिमूव करने के बाद जो नेट है ना, नेटवर्क 3, उसके हिसाब से उसको प्रीपेयर हो जाएगा। और जब प्रीपेयर करने के बाद जब यहाँ पे आएगा ना ओरिजिनल डेस्टिनेशन पे, तो यहाँ पे जो हेडर इन्फॉर्मेशन है ये वाला रिमूव कर देगा और जो ओरिजिनल होगा डाटाग्राम वो आ जाएगा। अब यहाँ पे इसके अंदर ये वाली जो होगी आईपी हेडर इन्फॉर्मेशन होगी, यानी सोर्स कौन था, और इस तरह डेस्टिनेशन एड्रेस, यानी डेस्टिनेशन एड्रेस तो इसका था ना, तो डेस्टिनेशन एड्रेस ये वाला रिसीव कर लेगा। तो यहाँ पे ये चीज़ें लिखे हुए अनइनकैप्सुलेट करता है सबसे पहले जो भी फ्रेम आया होता है, उसके बाद क्या करता है, प्रोसेस डाटाग्राम करता है और डिटरमाइन द नेक्स्ट हॉप, यानी जो अगला नेटवर्क राउटर वगैरह ना उसको फाइंड आउट किया जाता है और उसके बाद क्या किया जाता है कि फिर से इनकैप्सुलेट कर दिया जाता है आउटगोइंग फ्रेम में और उसको फिर सेंड कर दिया जाता है। अब यहाँ पे एक डाटाग्राम में भी इनकैप्सुलेटेड इन डिफरेंट हार्डवेयर फ्रेम एट ईच हॉप। अब अगर डिफरेंट नेटवर्क यूज हो रहे हैं, जैसे हमने अभी एग्जाम्पल की बात की थी, जस्ट सपोज के यहाँ पे इथरनेट यूज हो रहा है, यहाँ पे वाईफाई नेटवर्क यूज हो रहा है, तो यहाँ पे जो फ्रेम टाइप होगी वो इसके हिसाब से सेट कर दीजिएगा और जब नेट 2 पे आएगी तो फ्रेम टाइप होगी वो इसके हिसाब से सेट कर दी जाएगी। और लास्ट में जो होगा डाटाग्राम होगा वो अनचेंज होगा। यहाँ पे हमने देखा था कि जब ओरिजिनल पहुंचा था ना डेस्टिनेशन पे, तो जो ये वाला डाटाग्राम था ओरिजिनल होगा, अनचेंज होगा, इसमें कोई भी चीज चेंज नहीं होगी। अब नेक्स्ट टॉपिक है मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट, एमटीयू से भी कहते हैं। अब ये चीज़ आपको शॉर्ट क्वेश्चन या एमसीक्यूज वगैरह में आ सकती है कि एमटीयू क्या है, तो इसका एब्रिविएशन याद रख लें, मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट। अब नेटवर्क में जो भी हार्डवेयर टेक्नोलॉजी होती है ना वो स्पेसिफाई कर देती है कि कितनी हद तक जो डाटा है ना उसको हैंडल कर सकती है। अब जितनी हद तक वो डाटा को हैंडल कर सकते हैं ना तो उसे मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट यानी एमटीयू कहा जाता है। तो यहाँ पे ये पॉइंट लिखा गया कि जो भी डाटा इनकैप्सुलेट किया जाता है यानी हाइड किया जाता है वो स्मॉलर होना चाहिए, किससे, एमटीयू यूनिट से। अब एमटी को यहाँ पे एक एग्जांपल गिवन है, यानी मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट। अब जस्ट सपोज के कंप्यूटर है ना होस्ट में, तो इसमें जो डाटा सेंड करना है 1500 ऑक्टेट का सेंड करना है किसको, होस्ट 2 को। अब इनके दरमियान में 2 नेटवर्क हैं और एक राउटर है, तो ये वाला जो बिलोंग कर रहा है इस वाले नेटवर्क से कर रहा है और ये वाला बिलोंग कर रहा है इस नेटवर्क से। अब अगर इस नेटवर्क की बात करें नेटवर्क 1 की, तो ये जो सपोर्ट कर सकता है 1500 कर सकता है। अब ये तो 15 अपने हिसाब से तो बिल्कुल सही कर रहा है, लेकिन अगर जो नेक्स्ट कंप्यूटर है उसके हिसाब से बात करें, यानी जिस नेटवर्क से वो बिलोंग कर रहा है वो सिर्फ 100 ऑक्टेट को बिलोंग कर रहा है। अब जब ये सेंड करेगा ना डाटा 1500 ऑक्टेट का, यानी ये तो सपोर्ट कर रहा था, जब सेंड करेगा ना तो ये राउटर 2 पे जब आएगा, अब डेस्टिनेशन जिस नेटवर्क से कनेक्टेड है तो उसकी जो लिमिट है, मैक्सिमम लिमिट है वो है 1000 की। तब ये जो राउटर है ना ये सक्सेसफुली डिलीवर नहीं कर सकेगा। अब यहाँ पे प्रॉब्लम आ गई, यहाँ पे 1500 थी, यहाँ पे अगर देखें तो 1000 है, तो यहाँ पे अब ये डिलीवर नहीं कर सकेगा। तो इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए ये राउटर एक टेक्निक यूज करेगा जिसे फ्रेगमेंटेशन कहा जाता है। अब फ्रेगमेंटेशन की बात करें तो अभी जो हमने प्रॉब्लम देखी ना, तो उसका ये सोल्यूशन जो है वो फ्रेगमेंटेशन है। जो डाटाग्राम होता है ना उसको सेट कर दिया जाता है कि जो स्मॉलेस्ट है ना एमटी यूनिट, तो उसके हिसाब से सेट कर दिया जाता है। अब यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे जो स्मॉलेस्ट है ना वो 1000 था, तो अब मतलब है कि इसके हिसाब से इसको सेट कर दिया जाएगा। अगर फ्रेगमेंटेशन की बात करें तो इसका मतलब होता है जो डाटाग्राम होता है ना उसको स्प्लिट कर दिया जाता है, यानी डिवाइड कर दिया जाता है छोटे छोटे पार्ट्स में, जिन्हें हम एमटीयू कहते हैं। अब जो राउटर होता है ना वो डिटेक्ट कर लेता है कि जो नेटवर्क है ना उसका एमटीयू यानी मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट क्या है, तो वो क्या करता है कि जो डाटाग्राम होता है ना उसको स्प्लिट कर देता है इनटू पीसेस, यानी कि जो मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट है उसके हिसाब से उसको डिवाइड कर देता है। अब जो डिवाइड करता है ना तो उसको इस हिसाब से डिवाइड करता है कि हर पीस जो होता है ना वो स्मॉलर देन एमटीयू होता है, यानी जितनी नेटवर्क की कैपेसिटी है ना उससे कम में डिवाइड करता है। अब जो पार्ट्स में डाटा डिवाइड किया गया यानी कि जैसे फ्रेगमेंट कहा जा रहा है, तो वो क्या होगा, इंडिपेंडेंट डाटाग्राम होगा। इंडिपेंडेंट डाटाग्राम का मतलब है कि उसमें जो इन्फॉर्मेशन हर किस्म की होंगी वो उसके अंदर लाजमी तौर पे शामिल होंगी। जैसे कि अगर उसके हेडर की बात करें तो हेडर की जो भी वैल्यूज होंगी वो इसके अंदर होंगी। इसी तरह जो होंगे हेडर में वैल्यूज होंगी वो ये भी बताएंगे जो डाटाग्राम आ रहा है ये फ्रेगमेंट है, ओरिजिनल नहीं है, फ्रेगमेंट है यानी डिवाइड किया गया है। इसी तरह कुछ अदर इन्फॉर्मेशन भी होंगी जो रीअसेंबली पर्पज के लिए यूज की जाएंगी कि जब डाटा को हमने दोबारा से कंबाइन करना है ना, जो डेस्टिनेशन कंप्यूटर है, तो जब वो कंबाइन करेगा तो उसके लिए भी इन्फॉर्मेशन होगी। अब जो राउटर होता है ना, यानी जिस नेटवर्क लोकल नेटवर्क से जुड़े होते हैं ना, तो उसके हिसाब से साइज होता है ना उसको कैलकुलेट करता है, और उसके बाद जो ओरिजिनल डाटाग्राम होता है ना उसको क्या करता है कि फ्रेगमेंट में डिवाइड करके सेंड कर देता है। और इसी तरह उसके अंदर कुछ अदर इन्फॉर्मेशन भी हेडर में ऐड करता है, जो कि अभी हमने यहाँ पे ये चीजें देखी थी, यानी डिवाइडेड जो डाटा किया जाता है ना, तो हर डिवाइडेड डाटा के पार्ट में ये वाली इन्फॉर्मेशन लाजमी तौर पर होती है। अब यहाँ पे इसकी एग्जाम्पल है, तो यहाँ पे जो ओरिजिनल था ना वो कुछ इस तरह से था। अब जस्ट सपोज के इसका जो साइज था ना इस डाटाग्राम का वो 1500 था, तो जो नेक्स्ट नेटवर्क था ना वो सपोज कर रहा था जस्ट सपोज के 1000 का सपोज कर रहा था। अब जब राउटर इसको डिवाइड करेगा ना तो इसको 2 पार्ट में डिवाइड करेगा। यहाँ पे उसने आपको 3 शो किए, लेकिन 3 में डिवाइड करना लाजमी नहीं होता है, 2 में भी कर सकता है, 4 में भी, 5 में भी, इसी तरह ज्यादा पार्ट में भी डिवाइड कर सकता है। तो यहाँ पे जस्ट सपोज के ये इस हिसाब से करेगा, जो पहला पार्ट होगा ये वाली वैल्यू होगी यानी 1000 हो जाएगी, और उसके बाद जो बाकी बचेगा वो सेकंड पार्ट में हो जाएगी।
अब जस्ट सपोज के कि ये वाला जो डाटा था ना, इसका जो साइज था ना, ये 2500 था। अब क्या करेगा कि अब इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करेगा। कैसे? जो पहला पार्ट होगा वो भी 1000 का होगा, इसी तरह जो सेकंड पार्ट होगा वो भी 1000 का होगा, और जो लास्ट पार्ट होगा वो 500 का होगा। अब यहाँ पे जब इसको राउटर को रिसीव हुआ था तो यहाँ पे जो डाटा सेंड कर रहा था वो 1500 ऑक्टल्स का कर रहा था। तो राउटर क्या करेगा, उसके 2 पार्ट डिवाइड कर देगा। जस्ट सपोज के यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर इसको हमने दे दिया नेम 1 दे दिया, यानी पार्ट 1 है, और इस तरह एग्जाम्पल जो है, और इस तरह जो सेकंड पार्ट है उसको नेम 2 दे दिया। अब यहाँ पे राउटर क्या करेगा कि इसको होस्ट के ऊपर सेंड कर देगा। अब यहाँ पे क्योंकि इसकी जो वैल्यू उस हिसाब से, तो यहाँ पे ये इनको सक्सेसफुली डिलीवर हो जाएंगे। अब जो होस्ट 2 है क्या करेगा कि इनको कंबाइन कर लेगा। अब एक इशू ये भी हो सकता है कि जब फ्रेगमेंट यानी पार्ट जो होते हैं ना पहुंचते हैं, तो उनका ऑर्डर वो सेम ना हो। कैसे ऑर्डर सेम ना हो? कैसे एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पे सपोज करें कि जो पार्ट 2 है ना वो पहले पहुंचे, जो पार्ट फर्स्ट है ना वो बाद में पहुंचे। तो अब ये इसको कैसे पता चलेगा कि पहला पार्ट ये वाला ये वाला है? तो यहाँ पे जो हेडर इन्फॉर्मेशन होगी ना, उससे पता चलेगा कि कौन सा पार्ट पहला, कौन सा दूसरा, कौन सा तीसरा वगैरह। तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन जो होती है ना वो हेडर बिट में होती है। यानी ये वाली जो इन्फॉर्मेशन होगी आईपी हेडर में होगी, इसके भी और इसके भी। और यहाँ पे इससे पता चलेगा कि जो वैल्यू है ना वो ये वाला पहला पार्ट है, ये वाला सेकंड पार्ट है, और ये वाला थर्ड पार्ट है। अब ये जिस ऑर्डर से भी रिसीव हो, यानी ये सबसे पहले पहुंच जाए, ये वाला बाद में पहुंचे, ये वाला बाद में पहुंचे, लेकिन जब कंबाइन करेगा वो क्या करेगा, सबसे पहले इस आईपी हेडर से उसको पता चल जाएगा कंप्यूटर को कि ये पहला पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है, और इसी तरह ये थर्ड पार्ट है। अब नेक्स्ट टॉपिक है डाटाग्राम रीअसेंबली। तो ये आपके एमसीक्यूज में ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकती है। डेफिनेशन बिल्कुल सिंपल सी है। तो रिकंस्ट्रक्शन ऑफ ओरिजिनल डाटाग्राम इज कॉल्ड रीअसेंबली, यानी जो भी फ्रेम पहुंचे ना अभी, तो उनको जब वो ओरिजिनल में डाटाग्राम में कन्वर्ट करेगा तो उसे रीअसेंबली कहा जाता है। अब ये जो रीअसेंबली कर रहा होता है ना, ये कौन कर रहा होता है? ये जो डेस्टिनेशन कंप्यूटर होता है ना वो कर रहा होता है। अभी हमने देखा था कि फ्रेगमेंटेशन जो होता है ना वो राउटर कर रहा होता है, यानी जो पार्ट में डिवाइड कर रहा होता है ना वो राउटर कर रहा होता है। लेकिन जो रीअसेंबली करेगा वो डेस्टिनेशन कंप्यूटर करेगा। अब इसके कुछ बेनिफिट भी हैं। बेनिफिट क्या है? ये वाले सबसे पहले जो है वो है रिड्यूस राउटर सीपीयू टाइम, और सेकंड नंबर पे क्या है, इट अलाउज राउटर टू चेंज डायनामिकली। तो इनको डिटेल से जरा देखते हैं। अब यहाँ पे एग्जांपल है, तो यहाँ पे देखें ये नेटवर्क है ना, चैप्टर नंबर 22 का फिगर नंबर 8 है ना, तो वहाँ पे आप जाके इसको देख सकते हैं। यहाँ पे ये वाली एग्जांपल है, अच्छे से एक्सप्लेन की हुई है। तो यहाँ पे जब ये है ना पहला नेटवर्क, इसकी जो लिमिट थी वो 1500 थी। सेकंड नेटवर्क की बात करें तो उसकी 100 थी, और अगर थर्ड की बात करें उसकी फिर से 15 है। अब जब ये डाटा सेंड करेगा ना, तो ये जब राउटर 1 है ना उसको डिवाइड कर देगा, यानी कैसे कर देगा, ये इस वाले साइज में डिवाइड कर देगा। अब जब इस वाले साइज में डिवाइड करेगा तो क्या होगा, डाटाग्राम जब इस तरह करके राउटर 2 पे जाएगा ना, तो राउटर 2 इसको क्या करेगा, डिलीवर कर देगा। ये नहीं करेगा इन पार्ट को क्या करेगा, इनको कंबाइन करना शुरू कर दे। तो ये वाला जस्ट क्या करेगा, सिंपली इसको डिलीवर कर देगा किसको, होस्ट 2 कंप्यूटर को। जब होस्ट 2 कंप्यूटर पे आ जाएंगे, तो अब ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना होस्ट 2 कंप्यूटर की है। अब यहाँ पे ये भी राउटर कर सकता था, यानी इसको तो पता था कि ये 1500 को भी सपोर्ट कर सकता है, लेकिन इसने ये काम नहीं किया, बल्कि क्या किया कि सिंपली होस्ट कंप्यूटर को ट्रांसमिट कर दिया है। तो अभी बेनिफिट की बात करें तो जो पहला है ना रिड्यूस राउटर सीपीयू टाइम, तो ये क्या करता है, जब भी डाटा सेंड किया जाता है ना, तो राउटर होता है ना उसको ये चेक करने की जरूरत नहीं है कि जो डाटा आ रहा है वो फ्रेगमेंटेड है या ओरिजिनल है। वो सिर्फ तब भी करता है जब उसको पता हो कि अगला नेटवर्क है ना उसकी एमटीयू लिमिट है ना वो कम है, तो फिर उसको वो क्या करता है, उसको पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। अदरवाइज अगर उसको पता है ना कि ये जो डाटा आ रही है ये लिमिट के बिल्कुल अकॉर्डिंग है, तो क्या करेगा, जस्ट सिंपली उसको फॉरवर्ड कर देगा। ये नहीं चेक करता रहेगा कि जो डाटा आ रहा है ये डाटाग्राम फ्रेगमेंटेड है या ओरिजिनल है। तो इस तरह करके जो राउटर का सीपीयू टाइम होगा ना वो बहुत ही कम कंज्यूम होगा। अब सेकंड नंबर पे क्या है कि जो भी डाटाग्राम आ रहे होते हैं ना, तो राउटर को ये जरूरत नहीं है कि चेक करता फिरे कि कौन सा पार्ट आ रहा है, पहला या दूसरा या तीसरा है। तो ये क्या करेगा, सिंपली उसको फॉरवर्ड करता जाएगा, और जब ये डेस्टिनेशन कंप्यूटर पे पहुंचेगा तो डेस्टिनेशन कंप्यूटर खुद ही फाइंड आउट कर लेगा ये पहला है, दूसरा या तीसरा पार्ट है, कौन सा पार्ट है, तो उनको खुद ही कंबाइन कर लेगा। अब ये दोनों जो बेनिफिट है ना, ये आपको एमसीक्यू ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकते हैं, और इस तरह जो ये है ना रीअसेंबली की डेफिनेशन, ये भी आपको एमसीक्यू ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकती है। नेक्स्ट टॉपिक है फ्रेगमेंट लॉस। तो फ्रेगमेंट लॉस की बात करें तो कुछ जो होते हैं ना फ्रेगमेंट, वो क्या होते हैं, वो ड्रॉप आउट हो सकते हैं। अब जब ऐसा होता है ना तो क्या होता है, जितने पार्ट्स पहुंच रहे हैं ना डेस्टिनेशन के पास, तो उनको भी डिस्कार्ड कर सकती है। जस्ट सपोज कि उसके पास 3 पार्ट पहुंचने थे, लेकिन उसके पास जो पार्ट पहुंचे ना सिर्फ 2 ही पहुंचे, तीसरा पहुंचा ही नहीं। अब यहाँ पे जो है ना इसको थर्ड पार्ट तो पहुंचे नहीं, तो ये क्या करेगा, ये 2 पार्ट को नहीं अपने पास रखेगा, बल्कि इनको भी ड्रॉप आउट कर देगा, यानी इनको वेस्ट कर देगा, डिस्कार्ड कर देगा। अब डेस्टिनेशन कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा कोई फ्रेगमेंट है ना वो लॉस्ट हो गया है? तो पीछे हमने जो देखा था कि हमने एक सेट टाइमर यानी टाइम टू लीव वाला था ना, तो वो हर फ्रेगमेंट के साथ होती है, सेट होती है, और अगर वो उस टाइम के दरमियान वो अगर पार्ट है ना वो पहुंच जाता है डेस्टिनेशन के पास तो ठीक है। अदरवाइज क्या होता है कि डाटाग्राम जितने भी पार्ट आ चुके हैं वो उनको ड्रॉप आउट कर दिया जाता है, यानी डिस्कार्ड कर दिया जाता है। अब ये जो सोर्स होता है ना, यानी एप्लीकेशन लेयर जो सेंड कर रहे हैं ना, तो उसने क्या, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना, उसने दोबारा उसको रीट्रांसमिट करना है, यानी दोबारा से सेंड करना है। अब नेक्स्ट बात है फ्रेगमेंटिंग ए फ्रेगमेंट। अब यहाँ पे इसका मतलब है कि एक राउटर ने तो उसको डिवाइड कर दिया था छोटे छोटे यूनिट में, यानी एमटीयू मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट में चेंज कर दिया था। अब लेकिन जो उससे अगला नेटवर्क है ना, उसका जो नेटवर्क है उससे भी हो सकता है लिमिट छोटी हो, जैसे हमने पीछे एग्जांपल में देखा था। तो जो पहला नेटवर्क था वो उसकी 15 थी। अब सेकंड वाले की बात करें तो जस्ट सपोज के उसकी हमने देखी थी 1000 थी। अगर जस्ट सपोज के थर्ड वाले की बात करें तो उसकी अगर हो जस्ट सपोज के 500 हो, तो यहाँ पे जो नेटवर्क होगा ना, राउटर होगा, यहाँ पे ये वाला जो राउटर होगा ना, इसके जो यहाँ पे फ्रेगमेंटेड पार्ट आ रहे थे ना, उनको क्या करेगा, फिर से डिवाइड कर देगा। अब यहाँ पे जो सब फ्रेगमेंट होते हैं, यानी यहाँ पे ये वाले जो पार्ट यहाँ पे डिवाइड करेगा, वो ओरिजिनल फ्रेगमेंट की तरह ही लगते हैं, लेकिन क्या होता है कि उनका साइज जो होता है वो सिर्फ कम होता है।
अब उनकी जो पोजीशन होती है ना, किस हिसाब से कौन सा पहला पार्ट है, कौन सा दूसरा पार्ट है, ये ओरिजिनल डाटाग्राम उनकी पोजीशन जो होती है ना उसके अंदर मेंशन होती है। ये तो था आज का लेक्चर, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।